Good morning, everyone. Welcomes you digital platform of High Tech Tilak Malpura. तो मेरा नाम असलम खान है। बन पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस। हाँ, साइंटिस्ट भी बन जाते हैं थोड़ा साइंटिस्ट। तो आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट साइंस का 10th बुक का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसको बिल्कुल अपन बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, 10th का। तो करते हैं अपन स्टार्ट। पहले मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो ये चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। अब जो चीज अपन पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो पहले अपन इसके नाम के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर अपन पढ़ते हैं तो उसका अपनों को बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही वो फिर चीज अपनों को दिमाग में बैठती है, समझ में आती है, ठीक है। तो इससे भी पहले अपन पढ़ रहे हैं साइंस। तो पहले अपनों को साइंस आनी चाहिए, मतलब जो विज्ञान है, विज्ञान कहते किसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस, आती किसी को? तो पहले अपन डेफिनेशन ही देखते हैं। विज्ञान अपन पढ़ रहे हैं, विज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं, देखो क्या होता है विज्ञान। तो मैं यहां लिखता हूं विज्ञान। भाई अपन जो चीज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, अपनों को वो आनी चाहिए। अपन साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं, अपन उसको पता ही नहीं है अपन विज्ञान किसे कहते हैं, परिभाषा ही नहीं पता विज्ञान की। तो अपन पहले उसके बारे में जान लेते हैं, विज्ञान कैसे कहते हैं। तो देखो, प्रकृति से, प्राकृति हो गया क्या, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बस यही परिभाषा है इसकी। प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, जो प्रकृति से जो हमें ज्ञान मिलता है, प्रकृति सब जानते हो, नेचर होता है, नेचर, प्रकृति, प्रकृति के अंदर सारी चीजें आती है, इंक्लूड होता है प्रकृति पूरा, आप सब जानते हो। नेचर, नेचर जो भी होता है उसके अंदर ऐसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान, सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित, सु का मतलब होता है अच्छा, सु का मतलब क्या होता है, अच्छा, सुव्यवस्थित, जो अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो, वेल मैनेज, वेल मैनेज, मतलब जो भी ज्ञान बिल्कुल अगर वो सुव्यवस्थित होगा, वेल मैनेज होगा, और अगर वो ज्ञान हमें प्रकृति से मिल रहा है तो वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, विज्ञान के अंदर। किसके अंदर इंक्लूड होगा, विज्ञान के अंदर, ठीक है। हाँ, कोई सा भी नॉलेज हो, कोई सा भी ज्ञान हो, कोई सी भी जानकारी हो, अगर वो सुव्यवस्थित है, बिल्कुल अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड है, तो अगर वो हमें प्रकृति से मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, साइंस के अंदर। मतलब ये साइंस की परिभाषा है पूरी। प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो प्रकृति से मिले और कैसा हो, सुव्यवस्थित हो, तो वो सब किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, विज्ञान के अंदर, जिसको अपन साइंस बोलते हैं। बस यही परिभाषा है इसकी, ठीक है। अब चलें इसके बारे में विज्ञान की। देखो, ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं होती है, बहुत सारी शाखाएं होती है विज्ञान की, ठीक है। तो आपके 10th क्लास के लेवल के अंदर जो बुक है, बुक के अंदर जो है 3 मोस्ट इंपोर्टेंटली लैंग्वेज की जो शाखाएं होती है वो है, एक होती है भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, जिसको अपन बोलते हैं फिजिक्स। एक आती है मेरे पास रासायनिक विज्ञान, इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। और एक आती है मेरे पास जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं बायोलॉजी, ठीक है। अब यहां पर आपकी जो 10th की लेवल की बुक है उसमें तीनों का जो है कॉम्बो है। उसके अंदर फिजिक्स के भी लेसन है और केमिस्ट्री के भी लेसन है, और उसके अलावा जो है मेरे पास जीव विज्ञान, उसके भी लेसन है, ठीक है।
तीनों के लेसन मिलेंगे आपको कॉम्बो 10th क्लास की बुक के अंदर। जैसे आप 10th क्लास पास करके 11th 12th में जाते हो तो ये बुक से जो है ये पूरा सिलेबस ही अलग हो जाता है। फिजिक्स की बुक अलग, उसके अंदर आपको फिजिक्स के लेसन मिलेंगे। उसके बाद रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री की बुक अलग, यानी कि सब्जेक्ट ही अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान की बुक अलग, जिसके अंदर खाली बायोलॉजी के लेसन आएंगे, ठीक है। लेकिन अपन 10th क्लास तक बिल्कुल अपन पूरा कॉम्बो पढ़ेंगे, पूरा तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी विज्ञान, ठीक है। ये तीन होती है। अब आपका जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं, ये बताओ मुझे फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायोलॉजी का है? रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो भैया ये रासायनिक अभिक्रिया, देखो नाम ही आ रहा है पहले रासायनिक। अब केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या करेंगे, जितने भी रासायन है उनकी बातें होती है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो भौतिक फिजिक्स होती है, फिजिक्स के अंदर भौतिकी की बातें होती है। उसके बाद जीव विज्ञान के अंदर जैसे जीवों की बात होती है, जितने भी जीव होते हैं उनकी बात होती है। तो ये सारे लेसन अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आपकी बुक का पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी अपन डिटेल से पूरा पढ़ लिए। एक बार फिर रिपीट करता हूं, अपन विज्ञान पर रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, उससे भी पहले अपन विज्ञान पढ़ रहे हैं। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कंप्लीट है। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है आपके 10th लेवल तक, मोस्टली भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अब अपन चले आगे, तो अपना पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, फर्स्ट चैप्टर। तो अब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, किसे कहते हैं। चले आगे, कंप्लीट है यहां तक, बता दिए। अब तो याद रहेगा। अरे कोई भी तुम्हारे से उठा के पूछ ले भैया क्या पढ़ रहे हो, विज्ञान पढ़ रहे हो, तो कोई पूछ ले भाई विज्ञान कहते किसे हैं, वह तुम पढ़ रहे हो, वही नहीं आएगा फिर क्या मतलब है। तो आप जो भी पढ़ रहे हो आपको पहले उसकी परिभाषा, उसके बारे में पूरा जानकारी, पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद उसको आगे अंदर घुसना चाहिए उसमें, ठीक है। तो विज्ञान के अंदर पूरा डिटेल समझ लिया पूरा। चले आगे, अपन चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ चैप्टर की तरफ। तो देखो चैप्टर का नाम मैं वापस रिपीट करके लिख देता हूं, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण। तो अब अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो भैया पहले अपन इसको ये पता होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है और समीकरण होता क्या है, ये भी मेरे को पता होना चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे इसके अंदर, लेसन के अंदर भी। वो टॉपिक में बता दूंगा आपको किसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं। उससे पहले अपनों को इसके लेसन की जानकारी, चैप्टर की जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया याद रखना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, या जैसे मान लो कोई रासायनिक परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ के अंदर, कोई सा भी पदार्थ है, पदार्थ के अंदर अगर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन भैया रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है, रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। पहली चीज कंप्लीट है, रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होता है। अब जैसे आप बाल आ रहे हैं, अभी आपके बाल उड़ गए, आपके गंजे हो गए, तो कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर, माइंड के अंदर, या आपकी जो स्किन है उसके अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, इसकी वजह से उसके अंदर परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया कि आपकी फ्लैट हो गए, पूरे बाल हो गए फ्लैट। क्यों हुए, कैसे हुए? रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, उसके बाद उसके अंदर परिवर्तन आया होगा, तब जाके आपके बाल क्या हुए, पूरे फ्लैट हो गए, गंजे हो गए, ठीक है। आप पतले थे पहले बिल्कुल लकड़ी टाइप, अंदर शरीर के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, ठीक है, उसके बाद आप ऐसे फूल गए, बिल्कुल मोटे हो गए, तो उसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। आप डेली खाना खाते हो, खाने का जो अंदर भोजन जाता है, कहाँ जाता है, क्या होता है उस भोजन का, तो उसके अंदर भी अंदर जाकर रासायनिक अभिक्रिया होती है, तब जाकर रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। वैसे ही आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन ब्रीथिंग करते हो, अंदर सांस लेते हो, उस सांस लेते हैं अंदर और उसको वापस बाहर निकालते हैं सांस को, तो इसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो हमेशा कोई सी भी चीज हो, कोई सा भी पदार्थ हो, सबके अंदर क्या होती है,
रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जहां रासायनिक अभिक्रिया होती है वहां पर क्या होता है भैया, रासायनिक परिवर्तन। क्लियर, कंप्लीट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो मैंने एग्जाम्पल ऐसे बता दिया आपके, जैसे दूध का फटना, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बता रहा हूं मैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। भैया दूध पड़ा पड़ा ही फट जाता है, गर्मी में फट जाता है ना दूध। तो पहला एग्जाम्पल तो क्या हो गया, दूध का फटना, दूध का फटना, ठीक है। ये भी एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अबे दूध के अंदर कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई होगी ना, तभी तो दूध फटा है, या ऑटोमेटिक फट गया, उसके अंदर कोई जादू हुआ होगा या कोई आत्मा वगैरह आई होगी, इसकी वजह से दूध फट गया। उसके अंदर कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई होगी, इसलिए दूध फटा। उसके बाद दूध का दही जमना, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, दूध का दही बनना। अब भैया कोई जादू से कोई बाबा वगैरह तो नहीं आया होगा जो दूध का दही बन जाता है ऑटोमेटिक ही। दूध का दही कैसे बनता है, उसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी, इसलिए दूध का क्या बनता है, दही, जावण। अच्छा अच्छा, हाँ जावण बोलते हैं, जावण डालते हैं। अरे ये तो सब डालते हैं, वो डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर भैया लैक्टोबैसिलिस नामक अम्ल होता है जो दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। तो वो आप जो डालते हो वो उसके अंदर जाता है, उसके अंदर लैक्टोबैसिलिस नामक कवक होता है, वो जो है क्या करता है, दूध का दही बनाता है। आई बात समझ में। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो रही है, जावन डाल रहे हो, जावन डालने के बाद रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तभी तो दूध का दही बन रहा है। क्लियर है। जैसे ही फॉर एग्जांपल फिर मैं बात करूं आगे, आगे फल फ्रूट होते हैं, लेकर आते हो आप बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, लिया है आप, लाए थोड़ी देर, एक दिन दो दिन रखे आपने, फिर वो सड़ जाते हैं, धीरे धीरे गलने लगते हैं। क्यों गलते हैं वो, क्योंकि उनमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसलिए तो वो सड़ने गलने लग जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। भैया आप खाना खा रहे हो, पहले तो आप खाना जो पक रहा है, खाना खाना क्या हो रहा है, पक रहा है। जो आप भाजी तरकारी बनाते हो घर पे, सब्जी बनाते हो, आपकी मम्मा वगैरह घर पे कोई सब्जी खाना वगैरह बनाती है, तो उसके लिए भी रासायनिक अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। उस खाने के अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब जाके वो खाना टेस्ट बनता है या उसका खाने का स्वाद आता है, ठीक है। खाना बनाना सिखाएं, अरे यार खाना फिर कभी सिखाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो भी आप रासायनिक अभिक्रिया सीखो कैसे होती है, क्या होती है, ठीक है। तो खाने का पकाना भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। उसके बाद भोजन का पाचन, अंदर अपन खाना खा रहे हैं, उस खाने का अंदर पाचन हो रहा है, तो वो भी क्या है भैया, भोजन, रासायनिक अभिक्रिया। सांस ले रहे हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रिया। सभी चीजों में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, कंप्लीट है। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आया। अब रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भैया एक तो होता है अपने पास अभिकारक। क्या होता है भैया, ये लो भाई, मैं यहां लिख देता हूं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। क्लियर। पहला तो क्या हो गया, अभिकारक। दूसरा मेरे पास काम में आता है भैया उत्पाद। क्या काम में आता है, उत्पाद, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद, ये दोनों की क्या होती है, कनेक्शन होता है दोनों के लिए। रासायनिक अभिक्रिया में, हर रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चीजें तो होंगी, अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद। क्लियर है बेटा, अभिकारक और उत्पाद। चलें आगे। तो अब इन दोनों को कहते क्या है, पहले तो अपन बात करें अभिकारक और उत्पाद की क्या होता है। तो देखो नाम से पता चल रहा है अभिकारक, अभिकारक, तो इसका मतलब हो रहा है अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारक। नाम से पता चल रहा है, ये डेफिनेशन को मैं नाम से बता दूंगा भाई, कैसे क्या है, नाम से आप डेफिनेशन मुंह पे बोलोगे, ठीक है। अभिकारक, अभिकारक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी पदार्थ हैं वो सब क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और अभिकारक जो है एक नहीं होगा, कम से कम कितने होंगे, दो, कम से कम कितने होंगे, दो। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, और अभिकारक कम से कम कितने होंगे, दो। अरे दो, कोई चीज है, कोई नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ एक पदार्थ से थोड़ी बनता है, उसके अंदर दूसरा पदार्थ मिलाते हैं तभी तो तीसरा पदार्थ बनता है, ठीक है ना। कोई एक पदार्थ से तो नहीं ऑटोमेटिक नया पदार्थ बन जाएगा, दूसरा नहीं, उसके अंदर दूसरा पदार्थ और मिलेगा तब जाके तीसरा पदार्थ बनता है। तो कम से कम अभिकारक कितने होने चाहिए, दो। दो से कितने भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभिकारक का परिभाषा यही है, ओनली अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कारक अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं उत्पाद। उत्पाद क्या होता है? उत्पाद बनने वाला पदार्थ, उत्पन्न होने वाला, उत्पन्न होने वाला। तो भैया उत्पन्न होने वाला, तो अभिक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है क्या? उत्पाद। क्या कहलाता है? उत्पाद। क्लियर? रासायनिक अभिक्रिया दो चीजें हो गई। अब मैं एक चीज लिखता हूं यहां पर, जैसे मैं यहां पर लिखा जिंक, क्या लिख दिया मैंने? जिंक। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब भैया यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। अब इससे मेरे पास जो है जिंक सल्फेट बना, जिंक सल्फेट बना, और साथ में हाइड्रोजन गैस, साथ में क्या बना? हाइड्रोजन। क्लियर? तो भैया ये देखो दोनों पदार्थ, ये दोनों पदार्थ, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ये दोनों कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे? ये अभिकारक। अजी क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। अब बात करें उत्पाद, तो देखो ये दोनों तो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं दोनों। देखिए दो पदार्थों का ये कहलाएंगे अभिक्रिया में अभिकारक। ठीक है, अब इनसे एक नया पदार्थ बन रहा है। क्या बन रहा है? नया पदार्थ। ये बन रहा है जिंक सल्फेट। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। तो भैया ये कहलाएंगे उत्पाद। क्या कहलाएंगे? ये उत्पाद। कंप्लीट है क्या? समझ में आया? अभिकारक और उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है अभिक्रिया में? अब रासायनिक अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है भैया? चलें क्या आगे? रासायनिक अभिक्रिया समझ में आई क्या? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक जब भी अभिक्रिया होगी सभी में, तो उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, पदार्थ होते हैं, एक तो अभिकारक होता है, एक होता है मेरे पास उत्पाद। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं वो कहलाते हैं अभिकारक, और जो नया पदार्थ बनता है वो कहलाता है भैया उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पाद। क्लियर है यहां तक? चलें आगे। अब बात करते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अभी अपन लेसन का नाम ही पढ़ रहे हैं। लेसन का क्या पढ़ रहे हैं? नाम। चैप्टर के अंदर नहीं है अभी अपन अभी ओनली ऑन चैप्टर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं समीकरण की। समीकरण क्या होता है? इक्वेशन। तो भैया ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इन रासायनिक अभिक्रिया में ये जो तत्व है, ये पदार्थ है, जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, अभिकारक है और उत्पाद सभी है। तो इनके अंदर इनको इनके तत्व के जो प्रतीक होते हैं, तत्व के प्रतीक, उनके हिसाब से लिखना, ठीक है, वो कहलाता है समीकरण। क्या कहलाता है? समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके रासायनिक तत्वों, गुणधर्मों, प्रतीकों के हिसाब से ही लिखना क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, बस और कुछ नहीं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसको मैंने क्या बोल दिया? रासायनिक अभिक्रिया। अब जैसे मैं इसको इसके प्रतीक के हिसाब से लिखूंगा, जैसे जिंक को मैं बोलता हूं Zn। क्या बोलता हूं? Zn। ठीक है, प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलूंगा, क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को? सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, हाँ हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4। भैया हाइड्रोजन सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल का यही सूत्र होता है, यही फॉर्मूला होता है। चले आगे। भैया ये तीर का निशान लगा दिया यहाँ पर एरो का। अब भैया ये बन गया जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस को, ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन गैस को। ये हो गया समीकरण। ये क्या हो गया? समीकरण। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये इसकी क्या हो गई? रासायनिक समीकरण। दोनों बातें क्लियर है क्या भैया? कंप्लीट है क्या? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों से, उनके सूत्रों से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर है क्या ये दोनों चीजें? चले क्या आगे? कंप्लीट। चलो आगे। अब इसके अंदर जो चैप्टर है, चैप्टर का पूरा लेसन समझ में आ गया। चैप्टर का नाम, नाम के बारे में पूरा बायोडाटा समझ में आ गया आपको। पूरा मैंने बायोडाटा बता दिया रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया के बारे में, यही डाटा है, पूरा जानकारी दे दी आपको। अब अंदर घुसे इसके, चले घुसे अंदर। चलो ये लो, अब मैं चलता हूं आगे। चलो अब इसके अंदर पूरे ओवरऑल चैप्टर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे अपन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो भैया एक तो रासायनिक अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे, पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन, पहली अभिक्रिया पढ़ेंगे अपन संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भैया? संयोजन। अरे राइटिंग सही नहीं आ रही, ये लो भैया, चलो वापस मिटा देते हैं इसको अपन।
ये लो, राइटिंग वैसे भी सही नहीं है मेरी, पढ़ लेना है लेकिन, ठीक है। अरे नहीं है यार, खूबसूरत है यार, राइटिंग खूबसूरत नहीं है, जैसी भी है, अब देख लो यार, एडजस्टमेंट कर लो यार। संयोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया भैया? संयोजन अभिक्रिया। भैया दूसरी अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। भैया तीसरी अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे तीसरी अभिक्रिया। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अरे कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। ये आपको प्रकार बता रहा हूं, ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ऐसे तो बहुत सारी अभिक्रिया होती है जो आपके चैप्टर फर्स्ट में दे रखी है, वो पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, मंदिता नहीं भैया, गंधिता। अबे संगीता नहीं, गंधिता। ये लो वापस कह रहा हूं यार, ये लो ये क्लियर हो गया यहां से। चलो ये पहले ये लो संक्षारण, ठीक है। ये संक्षारण भी एक अलग टॉपिक है। फिर इसके बाद लास्ट में अपन पढ़ते हैं, लास्ट में रख देते हैं इसको, विकृत गंधिता। ये लो भैया गंधिता। क्लियर? कंप्लीट है। अब यहां देखना, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, संक्षारण और विकृत गंधिता, कंप्लीट है यहां तक। अब इसके अंदर देखो ये, हाँ बस ये चैप्टर खत्म, बस यही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ना, ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये जो संयोजन अभिक्रिया है, इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर, इस संयोजन अभिक्रिया के अंदर अपनों को जो है एक इससे रिलेटेड अभिक्रिया अपन और पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर है यहां तक? इस वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड अपन पढ़ेंगे ऊष्माकशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माकशोषी अभिक्रिया। क्लियर? इसके बाद फिर अपन ये जो विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसके अगेंस्ट एक अपन पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया, इसी के अंदर, ठीक है। अब इससे इन अपचयन और उपचयन, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। इसके अंदर संक्षारण तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, विकृत गंधिता में जो ये है वही पढ़ना है। क्लियर? कंप्लीट है यहां तक। चलें आगे। नोट करोगे? क्या नोट करते हो यार? हाँ यही है, बस यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है अपनों को, ठीक है। उतारो चलो इसको, हाँ हाँ उतारो, उतारो जल्दी से, उतारो उतारो, हाँ उतारो। उतारो। चलो चले आगे। नोट कर लिया? चलो। अरे नोट ऐसे तो टाइम लगेगा खूब यार, हैंड रिटन नोट्स दे देंगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी तो देखते हैं क्या करना है, आगे डिस्कस में बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप ये देख लो, नोट्स देखेंगे बाद में, पहले आप पढ़ लो, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेप, ऊष्माक्षेपी हो गया, अवशोषी अभिक्रिया सब कंप्लीट है। अब अपन चलते हैं अपनी संयोजन अभिक्रिया। देखो नाम से, मैंने कहा था नाम से पूरी अभिक्रिया याद करवा दूंगा, नाम से ही। संयोजन अभिक्रिया भैया, संयोजन, संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब ही जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर, भैया रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेते हैं? रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ लेंगे यानी कि अभिकारक। कौन लेंगे? अभिकारक। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, अभिकारक जुड़कर, अभिकारक
जुड़कर एक नया पदार्थ या नया उत्पाद, बताया था अभिकारक जुड़ेंगे, अभिकारक से कौन बनेगा, उत्पाद। तो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसी चीज को भैया संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट अभिक्रिया परिभाषा। अब इसकी रासायनिक समीकरण एग्जाम्पल में लिखा दूंगा, कंप्लीट है ये संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक, कम से कम दो होने चाहिए, दो, एक से तो बनेगा ही नहीं ना, दो होने चाहिए। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट है। अब इसके अंदर देखो वियोजन, देखो ये भी नाम से पता चल रहा है क्या, वियोजन। वियोजन का मतलब होता है बेटा टूटना, वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब इसके अंदर अपने काम में आएगा ओनली एक अभिकारक। क्या काम में आएगा, एक अभिकारक। क्या काम में आएगा, एक अभिकारक। अब अभिकारक से वही उत्पाद बनेगा। तो अब इसके अंदर एक अभिकारक टूटकर, या एक अभिकारक जो है टूटकर नए उत्पाद बनाता है, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। टूटकर, अभिकारक टूटकर नए उत्पाद बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। क्लियर है, कंप्लीट है दोनों अभिक्रिया। अभी इसके स्टेप बाय स्टेप अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। फिलहाल अपन नाम से तुम्हें परिभाषा बता रहा हूं याद करने का। विस्थापन अभिक्रिया भैया स्थानांतरण, विस्थापन अभिक्रिया स्थानांतरण। भैया अभिकारक क्या करते हैं, अभिकारक होते हैं, आप जाते हो क्लास में, कोई आपसे पावरफुल बच्चा आ गया, आप बैठे हो आपकी जगह पे, कोई आ गया जो आपसे तगड़ा है, मोटा है, पावरफुल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या करेगा, आपको बीच में धक्का देके हटाएगा, आपको सरका देगा। आप क्या करोगे, अरे राजी राजी क्या करोगे, सरक जाओगे, सीट छोड़ दोगे ना अपनी। अरे ऐसे ही होता है। अरे आप बैठे हो, कोई मतलब आपका क्लास फ्रेंड आ गया, आपसे स्ट्रॉन्ग है, अब आगे क्या करेगा, आपको धक्का देके, आपसे दादागिरी करके आपको भगा देगा, मतलब सीट से उठा देगा या जगह बना लेगा अपनी, तो आप कुछ नहीं करते हो। वैसे इसके अंदर ये होता है विस्थापन अभिक्रिया में, अभिकारक तो काम में आएंगे। अब वो अभिकारक जो दूसरे अभिकारक से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ताकतवर होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको अपने तत्व से विस्थापित कर देगा। जो अपना जो उसका जो आयन होगा, जो उसका विलयन होगा, उसका विलयन को क्या कर देगा, अपने विलयन से विस्थापित कर देगा। बस यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना विस्थापन अभिक्रिया। अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, या ना अपना विलयन उसके अंदर डाल देता है, उसके अंदर विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्लियर। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें जो अभिकारक होते हैं, दो बार विस्थापन होता है इसके अंदर, देखो द्विविस्थापन, ड्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन, द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन। ऐसे अभिक्रिया जिसमें अब दो विस्थापन कितनी बार होता है, दो बार, यानी कि जिसमें कम अभिक्रियाशील तत्व, सॉरी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को अपने आयनों को बदल देते हैं, आपस में स्थानांतरित कर देते हैं, तो भैया वो कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है। उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। उप का मतलब होता है ऊपर, उप का मतलब क्या होता है, ऊपर। अपचयन का मतलब होता है नीचे, अपचयन नीचे हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज याद रखनी है इसके अंदर, अपचयन और उपचयन में, एक में तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और एक में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा, और अगर हाइड्रोजन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, कम। यानी कि एक चीज की वृद्धि होगी और एक चीज का घाटा होगा। हाँ, घाटा सब होता है, होता है। अगर किसी को लाभ होता है, किसी को प्रॉफिट होता है, तो किसी को लॉस भी होता है, ठीक है। तो घाटा लाभ, तो यानी कि एक को वृद्धि होगी, यानी कि अगर आपके ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, वृद्धि, तो हाइड्रोजन की क्या होगी, कमी, ठीक है। तो अब उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसके अंदर दो लाइनें और ऐड करनी है भाई, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, वह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की तो क्या होती है, कमी, और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि, वो कहलाएगा अपचयन। क्लियर है क्या, कंप्लीट है ये अभिक्रिया। ये दोनों अभिक्रिया लास्ट में पढ़ेंगे अभिक्रिया, ये नाम से पता चल रही है ना। अब इसके अंदर आप क्या हो सर, ये
ये कहाँ गई, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षोषी, अवक्षेपण और रेडॉक्स। ये रेडॉक्स मैंने अभी ये बताया क्या, अपचयन और उपचयन। इसके अंदर ये करना है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन क्या होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों क्या होते हैं, साथ साथ, उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। बस और कुछ नहीं है। अवक्षेपण, अवक्षेप, एक दूसरा अवक्षेप बनता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, भैया इसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा का निर्माण होता है, एनर्जी बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, ऊष्मा बढ़ती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। शोषी, शोषण, शोषी, शोषण, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा सोखने वाला, ऊष्मा सोखने वाला, वह अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा सोखी जाती है, ऊष्मा की कमी होती है, ऊर्जा बोल दो, ऊष्मा बोल दो, ठीक है, एनर्जी बोल दो, वो अगर कम होती है किसी भी अभिक्रिया के अंदर तो वो कहलाएगा ऊष्माक्षोषी अभिक्रिया। क्लियर, बस खत्म। परिभाषा याद हो गई क्या अजी, परिभाषा याद हो गई क्या, चले क्या आगे, हाँ दोबारा पढ़ेंगे, अरे टेंशन नहीं लेने का, दोबारा पढ़ेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप। तुमको सर ऐसे पढ़ा दिया तो नहीं, ये तो मैंने समझा ही है परिभाषा इसकी, डिटेल में आप पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो देखो अपन पे चलते हैं अब आगे, संयोजन अभिक्रिया के अंदर, किसके अंदर, संयोजन अभिक्रिया। चलो भैया ये लो, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब भैया अपन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो अभिक्रिया के अंदर अपन ने एक चीज और ध्यान रखनी है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो है भैया परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। अजी कौन से परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। कौन कौन से, पहला तो भैया उसके अंदर परिवर्तन होता है रंग के अंदर। किसमें परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अरे किसके अंदर परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। क्लियर, पहला। दूसरा आता है अपने पास उसकी अवस्था में परिवर्तन। किसके अंदर परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। मैं बात कर रहा हूं रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है उसके अंदर रंग में भी परिवर्तन होता है, अवस्था में भी परिवर्तन होता है, और भैया फिर उसके बाद होता है मेरे पास तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। क्लियर, कितने परिवर्तन हो गए, 3। उसका रंग भी बदल सकता है, उसका जो है क्या बदल सकता है, अवस्था भी बदल सकती है, उसकी जो है तापमान भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्लियर। उसके बाद गैस का निष्कर्षण, गैस का निष्कर्षण, गैस का निष्कर्षण, निष्कर्षण और उत्सर्जन। यानी कि गैस क्या हो सकती है, गैस बन भी सकती है और गैस खत्म भी हो सकती है, गायब भी हो सकती है। ये 4 चीजें होती हैं किसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भौतिक परिवर्तन होता है। जब भैया एक तो रंग परिवर्तन होगा उसका, एक अवस्था परिवर्तन होगा, एक तापमान परिवर्तन होगा, और गैस का निष्कर्षण होगा या उत्सर्जन होगा। क्लियर है क्या बेटा, अरे क्लियर है क्या। रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं भैया, एक तो उसके रंग में परिवर्तन, एक उसकी अवस्था में परिवर्तन, एक उसके तापमान में परिवर्तन, और एक उसके गैस में निष्कर्षण या उत्सर्जन। क्लियर। चलो अब जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण के अंदर अपनों को पता है ध्यान रखने वाली बातें क्या होती है। एक तो होती है कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो अभिकारक है, अभिकारक उसको लिखते हैं भैया एरो के इधर की साइड। अब अभी मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक इधर ही थे, अभिकारक इधर ही थे ना। अरे भैया अभिकारक इधर ही थे क्या, अरे भैया तेरा ध्यान किधर है, मैं इधर है, अभिकारक में, और ये अभिकारक और ये बोर्ड इधर है। हाँ इधर ध्यान दो, अभिकारक इधर होता है, तीर के निशान के किधर है भैया, ये राइट है, ये लेफ्ट है, दाया बाया, तो एरो के निशान के बाईं तरफ किसको रखते हैं, अभिकारक को। क्लियर। उसके बाद एरो के निशान, एरो 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 तीर का निशान, तीर के निशान के इधर की साइड क्या आते हैं भैया, उत्पाद आता है और गैसें आती है, जितनी भी जो भी लिखेंगे। क्लियर, कंप्लीट है क्या, दोनों बातें समझ में आ गई। फिर इसके अंदर एक चीज आती है, एक नया एक आता है उत्प्रेरक। क्या आता है, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक भी आता है, दाब भी आता है। क्या आता है भैया, दाब, दाब, प्रेशर, तापमान, उत्प्रेरक,
ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो भैया ये सब अपन लगाते हैं इस एरो के ऊपर। कहाँ लगाते हैं भैया? एरो के ऊपर। कितनी चीजें हो गई? 3 चीजें ध्यान में रखने वाली बात हो गई ना। ये मैं ध्यान में रखने वाली बातें बता रहा हूँ। रासायनिक समीकरण लिखते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। पहली चीज, अभिकारक को बाईं तरफ, उत्पाद गैस को दाईं तरफ, और जो उत्प्रेरक होते हैं, दाब होते हैं, और जो जितना भी तापमान वगैरह जो भी अपनों को चाहिए अभिक्रिया के अंदर, वो कहां लिखेंगे? एरो के ऊपर। फिर अगली चीज अपनों को ये याद रखनी है कि जो अणुभार होते हैं, अणु संख्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहां ऑक्सीजन, कितने अणु हैं? देखा, बताऊं मुझे ऑक्सीजन के कितने? 3, 2, हाँ देखो 2 है। कितने हैं? 2। इसका मतलब है ओ ओ ओ, अरे 2 बार ओ ओ ओ का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अरे ओ क्या होता है? अब मैंने बोला, लेकिन मैं ओ ये वाला बोल रहा हूं, ओ फॉर ऑरेंज, यानी कि ओ फॉर ऑक्सीजन, ओ फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ओ ओ। अब ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, ठीक है। अब अगर मान लो इधर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 2, तो भैया तीर के निशान के इधर भी कितने होने चाहिए? 2। अगर 1 है तो आप इसको 2 बनाओ, इसको क्या बनाओ? 2, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया इधर भैया जैसे यहां पर 4 है, अब यहां पर ये दोनों आपस में गुणा होंगे, क्या होंगे? गुणा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्लियर है क्या? 8 हो गए। तो इधर भी आपको कितने करने पड़ेंगे? 8। अब यहां नहीं है तो आप आपकी मर्जी से आपको काम करना है, हाँ अपनी मर्जी चलानी है। क्या चलानी है भैया? अपनी। चलती तो नहीं है? कहाँ चलती है? ना घर पे चलती है, ना स्कूल में चलती है। चलती है कहीं तो? अरे कहीं तो चलती होगी यार। मेरी मेरी तो कहीं नहीं चलती यार, मेरी तो चलती नहीं है कहीं पे, ना स्कूल में चलती, ना मेरे घर पे चलती, नहीं चलती। तो आपको तो चलानी है, आपको तो अथॉरिटी है यहाँ पे, यहाँ आपको आपकी मर्जी चलानी है। कैसे भाई? अगर यहाँ 8 है तो आपको यहाँ पर भी 8 करने पड़ेंगे, आपको अपनी मर्जी से 4 लगाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि, जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। कौन सी विधि है भैया? हिट एंड ट्रायल विधि, ये नाम याद रखना है। हाँ, एग्जाम में आ जाए, हिट एंड ट्रायल विधि किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को। अबे क्या लिख के आएगा? अपनी मर्जी चलाने की विधि को नहीं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि को, मतलब इधर भी संतुलित, बैलेंस करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। कंप्लीट है क्या बेटा? तो अपन कहाँ चल रहे थे? यहीं चल रहे थे, इधर। अभिकारक को इधर लिखते हैं, उत्पाद को इधर लिखते हैं, उत्प्रेरक, टेम्परेचर, तापमान वगैरह सबको किधर लिखते हैं? ऊपर की साइड एरो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इधर जितने अणु होंगे उधर भी इतने अणु करने पड़ेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा। एक उसके अंदर लास्ट अपनों को लिखनी पड़ेगी भैया अवस्था। क्या लिखनी पड़ेगी? अवस्था। अजय भैया किसकी अवस्था? अभिकारक की और उत्पाद की अवस्था लिखनी पड़ेगी। यहां पर देखो अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था मेरे पास होती है भैया 3। कितनी होती है? 3 अवस्था। जानते हो? अरे अवस्था जानते हो? देखो, एक तो होती है द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, और क्या? और हाँ, अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था, गैस अवस्था, तीसरी गैस। हाँ, तो एक तो हो गई मेरे पास ठोस, एक हो गई भैया द्रव, और एक क्या हो गई? गैस। अजी क्लियर है क्या? तीनों अवस्थाएं हो गई, ये लिखनी पड़ती है। इसके अंदर एक और अवस्था आती है, विलयन अवस्था। कौन सी अवस्था? विलयन अवस्था। अरे कौन सी अवस्था? विलयन अवस्था। अब इनके अंदर आपको सर ये कैसे? तो ये ऐसे जो तत्व का रासायनिक समीकरण लिखोगे, उसके अंदर ठोस को अपन लिखते हैं एस से, द्रव को अपन लिखते हैं एल से, और भैया गैस को अपन लिखते हैं जी से, और विलयन को लिखते हैं ए और क्यू। क्यू फॉर क्वीन, रानी, क्वीन, ए क्यू। अबे कहाँ रानी, हमारे कहाँ नसीब में नहीं है। देखो ए क्यू, जी, एल और एस, ठीक है। ये आपको तत्व के नीचे लिखनी है। अब हाँ, अवस्था लिखनी है। अब अवस्था लिखना जरूरी नहीं है,
कब तक जरूरी नहीं है? जब तक आपको कहा ना जाए। हाँ, आप तो काम भी नहीं करते, कहने के बाद भी काम नहीं करते, डीट है अपन तो। अपन नहीं, मैं तो कर देता हूँ, जो नहीं करता उसकी कह रहा हूं मैं, तुम्हारी भी नहीं कह रहा। जो काम नहीं करता वो डीटी होता है, आलसी होता है, ठीक है। तो अवस्था लिखना जरूरी नहीं है जब तक कि कहा ना जाए। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कह रहा है या कोई आपको कह रहा है भैया रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इसके अंदर आपको समीकरण लिखना है और इसकी भैया अवस्था भी लिखनी है, तो अब आपको उसकी क्या लिखनी पड़ेगी? अवस्था भी लिखनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? ये मैंने और चीजें बता दी डिटेल। कंप्लीट है यहां तक? चलें क्या आगे? अजी बढ़े क्या आगे? चले? चलो ये लो, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। अजी कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। अरे बताते बताते वापस भटक गए सर, अभी तो लिखे ही थे। अरे तो एक बार और लिख लो, याद आती जाती है, वैसे चलता जाता है मामला, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, हाँ, भूलने कुछ नहीं दिया जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं, पूरा आएगा, ये तो मेरी गारंटी है, छूटने कुछ भी नहीं दूंगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। सर आपको पहले भी लिखे थे, अभी फिर आप कुछ और पढ़ा दो कि नहीं? अब संयोजन अभिक्रिया चलेंगे, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया मैंने बताई थी जुड़ना, क्या बताई थी? जुड़ना। जुड़ना, इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या जुड़कर, ठीक है, मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बेटा कंप्लीट है क्या? अब देखो कैसे, जैसे एक अभिकारक मिला मेरे पास ए, एक अभिकारक है मेरे पास बी, दोनों अभिकारक है। अब इससे भैया नया पदार्थ बन गया सी, तो भैया इसी को जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल है भैया कोयले का दहन, भैया कोयला, कोयला, कोयला आ जाएगा, कोयला, 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 कोयला का दहन, कोयला का दहन, भैया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल भैया रिबन, रिबन मैग्नीशियम का। अरे यार बस एक ही तो प्रॉब्लम है, अच्छा ये राइटिंग नहीं सुधरती रे, राइटिंग नहीं सुधरती। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन, ये हो गया रिबन का दहन, मैग्नीशियम रिबन का दहन। क्लियर है भैया? मैग्नीशियम रिबन का दहन। चलो दो ही खूब है। फिर देखो कोयले का दहन, कोयले का दहन, तो भैया कोयला होता है भैया कार्बन, क्या होता है भैया? कार्बन। क्लियर, कंप्लीट है। अब मैंने कहा दहन आ जाए जहां पर, किसी को भी आग लगानी हो, क्या लगानी हो? आग। अरे भैया माचिस डाल के कहीं असलियत में आग लगा दो, नहीं। विज्ञान के अंदर अगर आपको आग लगानी है, दहन करना है किसी भी चीज का, तो भैया उसकी अभिक्रिया करानी किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो भैया मैंने कोयला है, कोयला कार्बन ही होता है, इसकी अभिक्रिया करा दी ऑक्सीजन के साथ, तो भैया अब ये क्या हो गया? कोयले का दहन। अजी भैया बोलो क्या हो गया? कोयले का दहन। कंप्लीट है। अब भैया यहाँ क्या बनेगी? CO2। कंप्लीट है क्या? C + O2 बराबर CO2। देखो भैया ये दो पदार्थ थे, इन दोनों पदार्थों से देखो नया पदार्थ बन गया क्या? कंप्लीट है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर मैं कहूँ सर इसकी अवस्था लिखो, तो भैया अवस्था में कार्बन भैया कोयला होता है सॉलिड, ठोस ही होता है कोयला। कार्बन है दुनिया का जो कार्बन का प्रूफ होता है हीरा, सबसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ मानते हैं, मतलब प्रकृति में जो भी अभी तक, ठीक है। तो वैसे कार्बन जो है सॉलिड भी होता है। अब ऑक्सीजन की बात करें भैया, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? गैस। कंप्लीट है क्या? अब अपन बात करें इसकी कि संतुलित है क्या ये? कार्बन के इधर एक है क्या अणु? इधर भी एक है क्या भैया? हाँ भैया एक है। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं भैया? दो। इधर भी कितने हैं? दो। कंप्लीट, मामला खत्म, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नीचे वाला मैग्नीशियम रिबन का दहन करवाना है, इसको भी जलाना है, इसको भी क्या करना है? स्वाहा। अबे जलाना है मैग्नीशियम रिबन, तो भैया मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg। अरे भैया क्या होता है? Mg होता है, ठीक है। अब Mg होता है तो भैया यहाँ पर भी दहन कराना है, तो भैया ये होता है मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंप्लीट है क्या? अजी बोलो कंप्लीट है क्या? भैया ठीक है, यहाँ तक तो सही हमने बता दिया, ठीक है। तो भैया जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम भी क्या होता है? सॉलिड। अरे भैया क्या होता है? सॉलिड। और भैया ऑक्सीजन क्या होती है? गैस।
और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो हमें सॉलिड में भी प्राप्त होता है, हमें ऑक्सीजन में भी प्राप्त हो सकता है, हमें लिक्विड में प्राप्त हो सकता है। ऑक्सीजन में तो नहीं होगा, सॉरी, द्रव अवस्था में प्राप्त हो सकता है, लिक्विड में अगर इसको जलाएंगे बिल्कुल, ठीक है, लिक्विड में प्राप्त हो सकता है, लेकिन सॉलिड लिख देता हूं मैं यहाँ, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब मैग्नीशियम देखो भैया वहां कितने हैं, एक है क्या, यहाँ कितना है, एक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितना है, एक। अब भैया इधर भी 2 करना पड़ेगा, तो आपको यहां नहीं लगाना नीचे, आपको कहाँ लगाना है, आगे। तो भैया मैंने ऑक्सीजन के 2 लगा दिए, 9 लग रहा है, 9। अरे ये ले रे, ए ले, ए ले, ए मिटा देते हैं, ओए ओ मिटा दियो, मिटा दियो, चलो ओ मिटा दिया मैंने, ये लो, यहाँ हो गया भैया 2, मैग्नीशियम का 2 हो गया। अब यहाँ देखो ये 2 हो गया, तो भैया मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, ऑक्सीजन के तो 2 हो ही गए साथ में, भैया ये इसका भी भला हो गया, मैग्नीशियम भी बढ़ गया, बढ़ गया मैग्नीशियम, तो भैया इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। अपनी मर्जी चलाओ, अपनी मर्जी चलाओ, केवल और केवल किसमें, रासायनिक, अरे जहां चलती है वहां तो चलाओ, रासायनिक अभिक्रिया संचालित करने में तो चल रही है ना मर्जी, तो यहां तो चलाओ, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट, हाँ कंप्लीट, क्लियर। अब इसके अंदर अगर अपन बात करें कि अगर इस अभिक्रिया के अंदर, अब जैसे हाँ तीसरा एक और बताता हूं, जल का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से जल का निर्माण, किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण। तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो भैया इन दोनों से बनता है मेरे पास H2। देखो देखा तीसरा पदार्थ बन गया, क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़कर क्या बन गया भैया, जल बन गया, क्या बन गया, जल बन गया। तो भैया कंप्लीट है, ये भी एक प्रकार का उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया का, कंप्लीट है क्या, अरे बोलो कंप्लीट है क्या। तो भैया हाइड्रोजन के इधर 2 है, इधर भी भैया 2 है, ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर कितना है, 1 है। तो भैया इधर भी आगे 1 2 लगा दें, मर्जी चला ले अपनी, ये लो भैया 2 लग गए, ऑक्सीजन के 2 गए। अब भैया लेकिन हाइड्रोजन के और बढ़ गए, हाइड्रोजन का भी फायदा हो गया, अगर कोई चीज आगे अपन अणु लगाते हैं तो वो पूरे अणुओं के साथ जुड़ जाते हैं। तो भैया अब यहाँ पर ये 2 नहीं होंगे, हाइड्रोजन के 2 नहीं होंगे, ये यहाँ गुणा होंगे, नीचे वाली पूंछ, पूंछ पर अगर कोई अणु है किसी तत्व के और अगर आगे कोई अणु है तो वो दोनों भैया क्या होते हैं, गुणा, क्या होते हैं भैया, गुणा, अरे क्या होते हैं, गुणा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो भैया 4 हो गए, तो भैया यहाँ पर भी 4 करने, तो इसके भी आगे कितना लगा दूं मैं, 2। कंप्लीट है क्या, नहीं, हाँ कंप्लीट है क्या, चले आगे, कंप्लीट है क्या, संयोजन अभिक्रिया काम तमाम है क्या, चले आगे। तो भैया अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको क्या कर दूं, उल्टा, अजीब बोलो, इसको क्या कर दूं, उल्टा। अब इसको अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको तोड़ दूं, तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा भैया, वियोजन अभिक्रिया का। अब इसके अंदर देखो, ऐसी जो अभिक्रिया होती है, ऐसी जो अभिक्रिया होती है, अगर उसके अंदर किसी किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का भी निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, क्या उस पर उत्सर्जित होती है, ऊष्मा। इसके अंदर भी जैसे मैंने मान लिया ऊष्मा उत्सर्जित होती है, क्या उत्सर्जित होती है, ऊष्मा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई भैया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेप, और कुछ नहीं। हाँ अगर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो एरो का निशान लगाते हैं इससे, ठीक है, और प्लस में लिख देते हैं ऊष्मा। प्लस में क्या लिख देते हैं, जैसे मान लो यहाँ ऊष्मा निकल रही है तो ये हो गई ऊष्मा, तो ये उदाहरण हो गया किसका, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो गया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बहुत सारे उदाहरण हैं, डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बाकी अभी तो इतना याद रखना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कंप्लीट, कंप्लीट है क्या। हाँ उदाहरण लिख सकते हो, लेकिन परिभाषा तो अलग लिखनी पड़ेगी ना। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती हो, तो वो हो गई ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अरे बोलो कौन सी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अजी कंप्लीट है, अजी कंप्लीट है क्या, चले आगे। वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ये लो सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। तो इसके अंदर अपन जो परिभाषा लिखेंगे वो लिखेंगे एकल, एक, हाँ मैंने बताया था एक ही होना चाहिए, अरे यार, एकल अभिकारक टूटकर, टूटकर छोटे
छोटे उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखना तोड़ने के लिए, भैया तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा? ऊर्जा की। तो भैया उस हिसाब से कौन सी अभिक्रिया भी हो गई? ऊष्माक्षेपी। इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं भैया? अपघटन। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन। इसके अंदर पदार्थ का अभिकारक का क्या होता है भैया? अपघटन होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। हाँ चले, अपघटन। कहाँ चले? अरे आगे चले, लेके तो मैं कहाँ जाऊंगा तुम्हें यार, यहीं पे ही है, तुम भी आई हो मैं भी आई हूँ। ठीक है, अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद बनाते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल वही लिख दूं CO2, तो भैया C+O2, तो भैया यही भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, MgO मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। उल्टा अब इसके अंदर देखो, ये कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड अपने आप तो टूटेंगे नहीं, अपने आप तो टूटेंगे नहीं। तो भैया अगर मैंने इसके यहाँ ऊपर ऊष्मा लगा दी, क्या लगा दी भैया? ऊष्मा लगा दी, मतलब ऊष्मा खर्च हो रही है, एनर्जी दे रहा हूं मैं, ऊष्मा खर्च हो रही है। अब वो खर्च हो रही है ऊष्मा, तो भैया ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक शोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक शोषी अभिक्रिया। क्लियर है क्या बेटा? अजी बोलो क्लियर है क्या? चलें आगे, ये कंप्लीट। कितनी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई? 4। संयोजन, ऊष्माक क्षेपी, वियोजन और ऊष्माक शोषी। कंप्लीट। चलें आगे, चलो अब देखो आगे, अब आते हैं अपने विस्थापन। हाँ किसने किया? अजय किसने किया? विस्थापन है अभिक्रिया किसने? मोटे ने। कौन मोटा? अब यहाँ तो वो पूरे मोटे मोटे लग रहे हैं मुझे। चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो समझ ले, वैसे खुद के ऊपर अपना प्रैक्टिकल कर ले तो ये समझ में आ जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, जैसे कोई ये है ए, कोई ये भैया BC। BC सर अपने नहीं, पदार्थ है यहाँ पर अभिकारक। ठीक है, ABC हो गया। अब जैसे मान लो ये अभिकारक क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। क्या हो गया भैया? ये स्ट्रॉन्ग। ये नहीं, ये स्ट्रॉन्ग है। कौन है स्ट्रॉन्ग? ये। अजी भैया कौन है स्ट्रॉन्ग? अजी कौन है स्ट्रॉन्ग? अबे दोनों में से वो तो अभी अभिक्रिया का उदाहरण दूंगा जब पता लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ये A भी साथ जुड़ जाएगा और C क्या हो जाएगा भैया? अलग। इसमें से B का विस्थापन हो गया क्या A के अंदर? तो भैया कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन। अरे भैया कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। क्लियर। जैसे मैं ले लेता हूं यहाँ पर आयरन। क्या ले लिया मैंने? आयरन। एक ले लिया मैंने कॉपर सल्फेट, ले लिया क्या? फेरस, आयरन, लोहा, इसको फेरस भी बोलते हैं, आयरन भी बोलते हैं और लोहा भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया कॉपर अपना, तांबा। कॉपर क्या हो गया? तांबा, ताम्र। और ये हो गया सल्फेट, कॉपर सल्फेट का विलयन। अब मुझे एक बात बताओ, कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है। कॉपर क्या होता है भैया? अधिक अभिक्रियाशील होता है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फेरस। फेरस से ज्यादा ताकतवर होता है कॉपर। तो भैया अभी क्या करेगा? भैया तू ले मेरा सल्फेट, इसको दे देगा, भैया रख सल्फेट, रख मेरा तेरे पास। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर फेरस सल्फेट हो जाएगा और भैया कॉपर क्या हो जाएगा? आजा। भैया पहले सल्फेट को पकड़ रखा था, ये सल्फेट को क्या कर रखा था? पकड़ रखा था। इसने दादागिरी दिखाई किसको? आयरन को। आयरन को दादागिरी दिखा दी, तो भैया अब क्या कर दिया? सल्फेट को किसने ले लिया? जबरन भाई दे दे यार, फेरस ने ले लिया, फेरस सल्फेट हो गया, कॉपर अलग हो गया। तो भैया कॉपर से किसका विस्थापन हो गया? सल्फेट का। इसलिए क्या कहलाएगी? अजी भैया क्या कहलाएगी? फेरस सल्फेट क्या कहलाएगी भैया? ये विस्थापन है भैया। कंप्लीट है। अब इसी में अगर मैं द्विविस्थापन की बात करूं, किसकी बात करूं? द्विविस्थापन की। अजी भैया किसकी बात करूं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे AB प्लस CD, इसमें कुछ नहीं होगा, ये तो हो जाएगा A और C और प्लस क्या हो जाएगा? D और B। इसका इसके अंदर और इसका इसके अंदर, 2 बार विस्थापन हो गया। इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, चलो ये मैं एक और एक्सपेरिमेंट, देखो यहाँ AB प्लस CD बराबर ABC। जैसे मान लो यहाँ पर आ गया सोडियम क्लोराइड प्लस
ये ले लो बेरियम सल्फेट। भैया दोनों में कौन सा आयन है? क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन। भैया ये सल्फेट तो चला जाएगा सोडियम के पास और ये क्लोराइड चला जाएगा बेरियम के पास। तो भैया 2 बार विस्थापन हो गया क्या? इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ये लो भैया Na2SO4 प्लस BaCl2 कंप्लीट विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, दोनों अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। कितनी अभिक्रिया कंप्लीट हो गई? संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षोषीय अभिक्रिया 4, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया 6 कंप्लीट हो गई पूरी। अब इसके अंदर मान लो इसका अवक्षेप बन रहा है भैया, इसका क्या बन रहा है? अवक्षेप। फॉर एग्जांपल बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है, इसका अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां ले लेता हूं, चलो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है। यहां पर मैंने मान लो अब इसमें विस्थापन हो रहा है, तो ये लो मैंने ले लिया Na2Cl2, ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम रासायनिक समीकरण संतुलित करना पड़ेगा, है नहीं, मैं तो समझाने के तौर पे बता रहा हूं अभी, ठीक है। बेरियम सल्फेट। अब ये जो सल्फेट होता है ये मुझे सफेद अवक्षेप के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? सफेद अवक्षेप के रूप में। तो भैया अवक्षेप मिल गया, तो इसी को क्या बोलते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ये तो ये मिला है तेरे को सफेद, ये नहीं मिलता, मिलता है इधर। किधर मिलता है? इधर, सफेद अवक्षेप। कंप्लीट है क्या अवक्षेपण अभिक्रिया भी? हाँ, उसमें ये उदाहरण भी लिख के आ सकते हो। ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बोलो कंप्लीट है क्या? चले आगे, चले, चलो। कौन सी बाकी रही? अपचयन और उपचयन। कौन सी बाकी रही? अपचयन और उपचयन। लो, अप उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, क्या कहलाएगी भैया? उपचयन। क्या कहलाएगी? उपचयन। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है, और हाइड्रोजन की क्या हो गई? राइटिंग खराब, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मिटाऊंगा, टाइम लगेगा, ये लो, और फिर बता देंगे बाद में। हाइड्रोजन की वृद्धि वो क्या कहलाएगी? अपचयन। कंप्लीट है। अब जिसमें दोनों साथ में होते हैं वो कहलाती है रेडॉक्स। क्या कहलाती है भैया? रेडॉक्स अभिक्रिया। हाँ, नीचे बताता हूँ एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं प्रैक्टिकल करके। तो देखो यहाँ पर जैसे कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो भैया यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड हो गया। तो देखो देखा भैया इस पदार्थ में यहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई क्या? अरे जुड़ गया ना तांबे के साथ में। तो भैया इसको अपन क्या बोल सकते हैं? उपचयन हुआ है भैया। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। क्या हुआ है? उपचयन हुआ है। हाँ, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन भी हो साथ में, वो तो हो सकता है, लेकिन आपको देखनी है ओनली ऑक्सीजन की। अगर वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो रहा है ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का उपचयन हो रहा है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, CuO प्लस Cu प्लस O2, तो यहां भैया क्या हो गया? यहां पर, यहां पर, कहां पर? यहां पर। तो भैया इसको यहां क्या बोलूंगा मैं कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। क्लियर है क्या? अब जिसमें दोनों चीजें हो, अगर अभिक्रिया में उपचयन भी हो रहा है साथ में, और क्या हो रहा है? कमी भी हो रही है, वृद्धि भी हो रही है, तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। कंप्लीट है क्या? कितनी अभिक्रिया करवा दी मैंने? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षोषीय अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। कितनी अभिक्रिया हो गई? अरे याद रहेगी? बोलोगे नहीं? चलो अब 2 टॉपिक रहेगा लास्ट,
वो भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत इजी से टॉपिक है। चलो ये लो मैं आगे कर देता हूँ उसको। एक अपने पास टॉपिक बच गया संक्षारण। क्या बच गया? संक्षारण। एक बच गया मेरे पास विकृत गंधिता। विकृत गंधिता कंप्लीट। तो देखो संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण, हाँ, इसका एक नॉर्मल सा उदाहरण है खाट। देसी भाषा में सब देसी हो जानते हो, लोहे पर खाट लग जाता है, जंग लग जाता है लोहे पर। क्या लग जाता है? जंग। तो उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? लोहे पर जंग लग गया, यानी कि जो लोहा है वो क्या हो गया? संक्षारित हो गया। साइंटिफिकली भाषा में इसे बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? लोहा या आयरन या फेरस क्या हो गया? संक्षारित हो गया। क्लियर? जैसे तांबा है, तांबे पे हरी परत चढ़ जाती है, देखा करो कांजी की तरह, तो उसको अपन ये थोड़ी बोलेंगे वे तांबे पे हरी पे चढ़ गई। कॉपर जो है, तांबा जो है वो क्या हो गया? संक्षारित हो गया। चांदी है, चांदी की पायजे वगैरह लड़कियां जानते होंगे, जेवर वगैरह होते हैं चांदी के, उस पर देखा करो चांदी काली हो जाती है धीरे धीरे, टाइम टू टाइम। क्यों? वो भी क्या हो गई? संक्षारित हो गई। क्या हो गई? संक्षारित। आगे समझ में? परिभाषा कैसे देंगे? धातुएं, ओनली धातुएं नमी, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। बस कंप्लीट, संक्षारण की परिभाषा कंप्लीट। धातुएं नमी, आर्द्रता, वायु। नमी मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर, मॉइस्चराइजर तो नमी करने वाला लड़कियां तो जानती होंगी। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर नमी को कहते हैं, ठीक है। नमी, आर्द्रता, आर्द्रता भी वही उसी वायु और जल की सीमित मात्रा दोनों की आर्द्रता हो गई। वायु हवा खुले में छोड़ने पर आदि के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संक्षारण। अजी बोलो कंप्लीट है क्या? इसका एग्जाम्पल दो। तो भैया एग्जाम्पल हो गया लोहे पर जंग लमना नहीं। अरे यार मैं परेशान हूं राइटिंग से सबसे। लोहे पर जंग लगना, ठीक है, लोहे पर जंग लगना। दूसरा, तांबे पर कौन सी पर चढ़ना? हरे रंग की परत चढ़ना। तीसरा, चांदी पर काली परत चढ़ना। बस कंप्लीट संक्षारण का टॉपिक इतना ही है, और कुछ नहीं करना ज्यादा। कंप्लीट है क्या? अजी चलें क्या आगे? अब चलो, अब आगे आता है मेरे पास विकृत गंधिता। नाम से ही पता चल रहा है, विकृत चेंज होना, बदलना, गंधिता गंध का, स्मेल, स्मेल गंध, बुरी भी अच्छी भी, ठीक है। तो कोई भी चीज हो, अपन कहते हैं ना ताजा ताजा ही होता है, गरम गरम लेकर आओ, ताजा ताजा। कोई भी चीज हो ताजा ताजा लेकर आओ, ठीक है। तो वैसे ही जो खाद्य युक्त जो पदार्थ होते हैं, जैसे भोजन हो गया, तेल और वसा। भोजन में क्या होता है? तेल और वसा। युक्त का मतलब हो गया होने वाला, दोनों का मेल वाला। तेल और वसा युक्त भोजन लंबे समय के बाद खुला रखने पर, क्या रखने पर? खुला रखने पर, ऑक्सीडेशन होने पर, ऑक्सीकृत होने पर, क्या होने पर? ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब खुला रख दिया, वायु के अंदर हो गया, संपर्क में आ गया वायु के, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकृत होना। तेल और वसा युक्त है भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, ठीक है। वायु में खुला रखने पर या दिन होने पर, खुला रखने पर, खुला रखने पर ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया? विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं भैया? विकृत गंधिता। कंप्लीट है क्या? जैसे
ताजा ताजा अपन बात करें, अब विकृत गंधिता से बचने के उपाय, ताजे ताजे ही होता है यार, कोई सा भी चीज ले लो, खाद्य भोज्य पदार्थ जो फ्रेश रहता है वही अच्छा लगता है खाने में, बाद में उसका धीरे धीरे टाइम बढ़ती उसकी स्वाद वगैरह स्मेल वगैरह चेंज हो जाती है। ठीक है, अब विकृत बंधिता से बचने के उपाय क्या होते हैं? तो भैया आप देखते हो कुरकुरे आते हैं, कुरकुरे, चिप्स, क्रैक्स, जो भी है, हवा भरी भी होती है, फूले हुए होते हैं वो। ठीक है, उसके अंदर भरी होती है भैया कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। कभी उसको खोल मतलब जो हवा होती है अगर वो खत्म हो जाती है उसके अंदर, फूल जाती है सीम, तो देखा अगर वो सीम जाते हैं, सीम जाते हैं ना, क्यों सीमते हैं? क्योंकि वो ऑक्सीजन के अंदर संपर्क में आ गए, ऑक्सीकृत हो गए। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसके अंदर कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस, जिससे वो ऑक्सीकृत नहीं होते। दूसरा, फ्रिज के अंदर रखना कोई भी चीज हो सड़े निकलने से बचाने के लिए, उसकी विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसको किसके अंदर रखते हैं भैया? फ्रिज में। अरे कोई भी चीज हो, खाना वगैरह कोई भी चीज हो घर के अंदर देखो और सब चीजें फ्रिज में रखते हैं। क्यों रखते हैं? ऑक्सीजन नहीं होती है अंदर, बिल्कुल पैक रहता है, ठंडा रहता है, ऑक्सीजन रहित, कंप्लीट। तीसरा, प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर, प्रति ऑक्सीकारक कोई भी हो सकता है, वे सब चीजें जो ऑक्सीजन का विरोध करती हो, ऑक्सीजन का एंटी होती हो, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, क्लियर। उसके बाद आता है नाइट्रोजन गैस भरकर, हो गया, बस कंप्लीट है लेसन चैप्टर फर्स्ट फिनिश, बस खत्म, क्लियर है क्या बेटा? अब इसको जो है कल घर पे आप कल नहीं आज जाके पढ़ोगे और कल मैं आपसे इसके क्वेश्चन पूछूंगा दोबारा। ठीक है, जितना पढ़ा दिया जाए भैया उसको जो है उतना ही उसी टाइम हैंड टू हैंड काम कर लो, पढ़ लो, याद हो जाएगा। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं कि किसी को बोले कि भैया 10 रोटी एक साथ खाओ, खा लोगे क्या? नहीं खाएगी। अरे तू खा लेगा? अरे जो अच्छी होगा बिल्कुल डाकू होगा वही खा पाएगा, वैसे तो नहीं खा पाता 10 रोटी तो कोई भी। तो अगर मैं बोलूं भाई एक एक दिन में एक एक रोटी खाओ तो आराम से 10 दिन के अंदर पूरी रोटी खा लोगे। तो भैया जितना अगर ये जो है चीजें इनको जितना पढ़ा दूं उसको जो है हैंड टू हैंड उसी टाइम याद कर लो, तो आपके पास बोझ नहीं रहेगा। अगर एक साथ आपको मैं कहूँ 10 चैप्टर पढ़ो याद करो तो याद नहीं होंगे। अगर एक एक चैप्टर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे, तब तक के लिए बाय बाय। कितना